हालचाल, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। ओके, तो अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड्स, जेईई मेंस एंड नीट आल्सो। ओके, टॉपिक इज आइसोमेरिज्म। समझते हैं क्या होता है? तो पहले तो हम ये समझेंगे कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, ताकि हमको ये समझ आए कि हम पढ़ने क्या वाले, राइट? तो देखो, आइसोमेरिज्म के पहले एक वर्ड आता है आइसोमर, क्योंकि आइसोमेरिज्म एक फिनोमिनन है जो आइसोमर एक्सप्लेन करता है, राइट? आइसो का मतलब आपने हमेशा बहुत बार सुना होगा, आइसो का मतलब होता है सेम, राइट? जो वर्ड्स आप सुनते हो तो आइसो आपने कई बार सुना होगा, आइसो मतलब सेम। जैसे बचपन में आपने आइसो स्ट्रक्चरल पढ़ा होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ा होगा, तो हम पता ना जिनमें सेम इलेक्ट्रॉन वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो वही आइसो वाला वर्ड यहाँ यूज किया गया, आइसो मतलब सेम। ओके, मर्स मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एमएस मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कहीं भी मैं एमएफ लिखूं दैट मीन वो शॉर्ट फॉर्म है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर? ओके, दैट मीन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर होता है वो आइसोमर हो सकते हैं, होते ही नहीं बोल रही हूँ क्योंकि आगे की डेफिनेशन अभी ऐड करनी है मुझे। अब सुनना, क्लास 11 में भी आपने आइसोमर पढ़े होंगे, वहां पे स्टेटमेंट जो आप लिखते थे वो यही सुनी होगी, लिखी होगी, द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी और बोथ। कैसे? वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर होता है बट उनकी या तो केमिकल प्रॉपर्टी या तो फिजिकल प्रॉपर्टी या बोथ डिफरेंट होनी चाहिए, कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए। दोज मॉलिक्यूल या दोज कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, राइट? यहां पे भी मेरे को वही बात है, लेकिन इस बात को और क्लियर करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो वाला आइसोमेरिज्म और ये वाले आइसोमेरिज्म में फर्क है, बिकॉज ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइसोमेरिज्म। तो मैं एक वर्ड को थोड़ा सा हेर फेर कर रही हूं, हालांकि वो लैंग्वेज जो स्टेटमेंट वो यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन मैं वो करेक्ट डेफिनेशन बता दे रही हूँ जिससे आपको इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आइसोमेरिज्म में एकदम क्लियर हो जाए कि अच्छा इस बिहाफ पे हम आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। सुना ध्यान से, द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। कैसे? हम एक कंपाउंड लेंगे जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर का मतलब कि आप इसका और इसका दोनों का वेट निकालोगे तो क्या आएगा? बराबर आएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसी को भी आप देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने, नंबर ऑफ कार्बन कितने, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने, ब्ला ब्ला मेटल, जो भी आपको जितने भी कंपाउंड्स आ रहे हैं, एटम आ रहे हैं, एलिमेंट आ रहे हैं, हम उनका निकालते हैं, राइट? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यही हमारी मेन बात है जो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमको पढ़नी है। क्या? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर कॉल्ड आइसोमर एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। स्टेटमेंट लिखा हुआ है आपके नोट्स बनाने के लिए, अदरवाइज शॉर्ट में याद रखना हो तो आप सिर्फ इतना याद रखोगे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट, बस बात इतनी खत्म। कहानी मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि आप बोर्ड्स के भी बच्चे हैं, आपको समवॉट राइटिंग की जरूरत पड़ सकती है, और जब तक आप नोट्स ना हो तब आपको फीलिंग नहीं आती है कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है। तो जस्ट ये कहानी जो होती है वो उसके लिए होती है, लेकिन मैं बोलूंगी जब आप पढ़ने बैठते हो तो वर्ड्स पकड़ा करो, क्या मतलब है, बस सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। अब बेटा इसी डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम के बिहाफ में हम क्लासिफाई करते हैं आइसोमेरिज्म, क्योंकि आइसोमेरिज्म थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है, राइट? तो एक वीडियो में बिल्कुल कवर होने वाला नहीं है, तो हम एक एक पार्ट को एक वीडियो में कवर करेंगे। ओके, कैसे? ऐसे मैं ये हटा दूं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज कॉल्ड आइसोमर एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। अब behalf of the arrangement, isomerism can be divided into two parts. Okay, isomerism can be divided into two parts. One is structural isomerism. One is structural isomerism, and second one is stereoisomerism. Okay. अब सुनो, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम दो तरीके के हो सकते हैं। कैसे? अगर आपने अरेंजमेंट में आप कुछ भी कर सकते हो, उधर उधर ऐसे वैसे करना अरेंजमेंट ही होता है। अगर आपने अरेंजमेंट स्ट्रक्चर के बिहाफ में किया, अगर आपने अरेंजमेंट स्ट्रक्चर के बिहाफ में किया तो वही पड़ जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अगर आपने अरेंजमेंट स्ट्रक्चर के बिहाफ में किया तो वही हो जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके, लेकिन अगर वही अरेंजमेंट स्पेशियल अरेंजमेंट किया, कैसा किया? स्पेशियल मतलब स्पेस में, स्पेस मतलब 3D। सुनो, स्ट्रक्चर चेंजमेंट किया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म।
बट आपके नंबर ऑफ लिगेंड और टाइप ऑफ लिगेंड सेम है, बट फिर भी चेंजेस है। लाइक 3D स्ट्रक्चर में उनका कैसे चेंजेस आ रहा है, तो वो स्टीरियो कैटेगरी में आता है, राइट। स्टीरियो का और ब्रॉड क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे जब स्टीरियो डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जस्ट दोनों में डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ओके। अब फर्दर स्टीरियो को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम देखते हैं कि मेटल के साथ में जो लिगेंड जुड़े हैं वो किस पोजीशन में जुड़े हैं, राइट। वो पोजीशन के बिहाफ में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ते हैं। और किसी भी हम पीपीएल विच इज प्लेन पोलराइज लाइट लगा के कंपाउंड का रोटेशन देखते हैं, डीओरल टाइप वाला प्लेन है कि नहीं है, कायरल है कि नहीं है, एंड ब्ला ब्ला हजार चीजें हमको देखनी है। वो सब किसमें देखेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में देखेंगे। इनका नाम आपने सुना होगा 11 में, बट ऑब्वियसली बात है बेसिक वही है, बट यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट अपना और लंबे लंबे बड़े बड़े से, ओके ओके। तो आज के वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। तो क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब सुनो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बेसिकली 7 टाइप की होती है। आप 4 टाइप में सुनोगे, 5 टाइप में सुनोगे, लेकिन अगर मैं पूरा डिटेल क्लासिफाई करूं तो ये 7 टाइप की होती है, ओके। नाउ फर्स्ट वन इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में कंटिन्यू नहीं करेंगे, आप लिखते जाओ, ओके। नाउ सेकेंड वन इज सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म एंड सॉल्वेट आइसोमेरिज्म को हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। सॉल्वेट ऑब्वियसली बात है, सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, और अगर वही सॉल्वेंट में हम पानी लेते हैं विच इज वाटर H2O, तो वही सॉल्वेट आइसोमेरिज्म को हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ओके क्लियर। नाउ कम टू द थर्ड वन, लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसमें आपने एम्बिडेंटेट लिगेंड आएगा, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, और नहीं बात की है, नहीं पता है आपको, तो वीडियो है हमारा टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के में, जब हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, उसमें लास्ट में है एम्बिडेंटेट लिगेंड, जाके चेक करें, ओके। नाउ कम टू द फोर्थ वन, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आओ क्लियर। नाउ फिफ्थ वन, आई थिंक विजिबल होगा, नहीं विजिबल है तो मुझे कुछ रिमूव, मैं यहां लिख दूंगी, ओके। अब कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, यस, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन पोजीशन में डिफरेंस है, समझेंगे अब, ओके। नाउ सिक्स्थ वन, आयोनाइजेशन हो गया, सॉल्वेट हो गया, लिंकेज हो गया, क्वाड्रेट आइसोमेरिज्म होगा, क्वाड्रेट पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया, लिगेंड आइसोमेरिज्म, ओके। नाउ सेवेंथ वन, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, क्लियर। अब सुनो, हमें सारे नहीं पढ़ने, क्योंकि इतने सारे ना हमारे बोर्ड्स पे आए हैं, ना इनसे कभी क्वेश्चन जेईई में और नीट में आया है। हमें से उतना पढ़ना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। महा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है आयोनाइजेशन, सॉल्वेट, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन पोजीशन, लिगेंड एंड पॉलीमराइजेशन आपके सिलेबस में भी नहीं है, आपके एनसीईआरटी में भी नहीं, इवन किसी बुक में नहीं मिलेंगे। एक दो बुक्स में इसके और इसके बारे में थोड़ा सा कोने में डिटेल दे दिया गया है, तो बस एक बार जान लेंगे वीडियो के एंड में कि क्या क्या होते जल्दी जल्दी। अदरवाइज हमको जो मेन क्लासिफिकेशन करना है, मेन पढ़ना है, ब्रॉड कैटेगरी पढ़नी है, इन चारों की पढ़नी, क्योंकि इन चारों से वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन आते हैं, राइट। जब हम टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो हम सारे क्वेश्चन के साथ में कवर करते हुए चलेंगे, क्लियर। ओके, अगर इतना क्लियर है तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाना है नोट्स बना लो, और फिर बढ़ते हैं अपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की तरफ, which is most important topic. Okay, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन लिखा हुआ है, the isomer which have same molecular formula but different structural arrangement of atom or group around the central metal atom, because metal के अगल बगल ही स्ट्रक्चर अरेंजमेंट देखेंगे हम लोग, इसको और आइसोमेरिज्म, ओके। तो ये जस्ट आपके नोट्स के लिए। अब हमारा मेन टॉपिक है, जो पहला आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, which is आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब बच्चों एक बात बताओ, क्या इसके नाम से समझ नहीं आ रहा है कुछ? आयोनाइजेशन मतलब आयंस की कुछ कहानी है, राइट। आयंस की कहानी कैसी है? देखो बेटा, हम लोगों ने जब पढ़ा था, अपना बेसिक लेक्चर हम लोगों ने पढ़े थे, तो हम लोगों ने 2 टाइप की वैलेंसी की बात की थी। एक हमारी सेकेंडरी वैलेंसी थी, जो मेटल के साथ जितने भी लिगेंड अटैच थे वो सेकेंडरी वैलेंसी थी, क्लियर। और कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर जो भी लगा था एटम आयन,
वो क्या था हमारा प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। अब सुनो, यहां पे बस सिंपल कर रहे हैं क्या, जो लिगेंड बना है विच इज सेकेंडरी वैलेंसी, उसको उठा के कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के बाहर ले जा रहे हैं, जो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के बाहर है उसको उठा के अंदर ले आ रहे हैं, मतलब लिगेंड बना दे रहे हैं। तो मैं सिंपल बोलूं, एक्सचेंज बिटवीन द कोऑर्डिनेशन स्क्वायर एंड आयोनाइजेशन स्क्वायर। और किसका एक्सचेंज, सिर्फ और सिर्फ आयंस का एक्सचेंज, न्यूट्रल जो भी होंगे वो एक्सचेंज नहीं होंगे। लाइक आयंस पे लाइक Br नेगेटिव, SO4 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, जितने भी आयंस रहते हैं बेसिकली, और ज्यादा जितने भी एग्जांपल्स देखोगे वो सब नेगेटिव वाले के, राइट, क्योंकि मोस्टली ऐसा नहीं है लेकिन मोस्टली जो एग्जांपल है वो कैसे नेगेटिव वाले। अभी अपन एग्जांपल करेंगे सब समझ में आएगा, लेकिन तुमको याद कैसे रहेगा कि जब कभी आयंस का एक्सचेंज हो जाए, जब कभी आयंस का एक्सचेंज हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। तो एक बार डेफिनेशन पढ़े थे, उसके बाद जो मेन हमारा पार्ट है इसके एग्जांपल्स, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे आते हैं पहले तो मैं ये सुनते हैं, आपको एक कंपाउंड दे देगा और बोल देगा कि इसका आयोनाइजेशन आइसोमर बना दो, एक कोई टाइप का क्वेश्चन क्या आता है, आपको दो कंपाउंड दे देगा और पूछ लेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच आइसोमरिज्म इज फॉलो, या आपका जो भी क्वेश्चन में दिया होगा फॉर्मिंग में, लिगेंड दे देगा, आयंस दे देगा, हाइड्रेट दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इन दो कंपाउंड बता दो कौन सी आइसोमरिज्म है, राइट। तो ये जो पार्ट होता है ना, ये पहचाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है जब आप सारे पढ़ लेते हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, राइट। तो ध्यान से सुनना, समझना, अपने आप सारे ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे। अपन इसी के बाद में इसके क्वेश्चन भी करेंगे ताकि और अपना कंसेप्ट क्लियर हो जाए। श्योर, आउट। तो क्या है, द कंपाउंड विच आर द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बिकॉज जो भी आइसोमर होंगे उनमें ये स्टेटमेंट, ये लाइन तो कॉपी करनी है अपन को, राइट। बट गिव डिफरेंट आयंस इन सोल्यूशन, बट गिव डिफरेंट आयन इन सोल्यूशन। अब एक बात सुनो, डिफरेंट आयन सोल्यूशन में कौन देगा बताओ, क्या कभी सेकेंडरी वैलेंसी आयंस दे सकती है सोल्यूशन को? नहीं, क्योंकि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, मैं बोलूं जो लिगेंड्स लगे हुए होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं। अब सोल्यूशन में डालने पे ये वाला कॉम्प्लेक्स कभी ब्रेक नहीं होता है, सिर्फ ये सेपरेट होता है जो प्राइमरी वैलेंसी में आते हैं। क्या बात क्लियर है? दैट में अगर मान लो आपने इसको सोल्यूशन में डाला, सोल्यूशन में कोई भी ड्रेस का आप aqueous ले सकते हो, तो क्या मिलेगा, ये कंपाउंड अलग, SO4 नेगेटिव अलग, सिमिलर। मान लो इसी का ही क्या किया, SO4 अंदर ले आया, Br बाहर ले गया, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड हो गया, हुआ। अब अगर इस कंपाउंड को सोल्यूशन में डालोगे तो कौन सा आयन मिलेगा आपको, तब Br नेगेटिव आयन मिलेगा। तो वो कंपाउंड जो सोल्यूशन में जाने पर डिफरेंट टाइप के आयंस देते हैं, वो आयोनाइजेशन आइसोमर कहलाते हैं। क्या ये बात क्लियर है? यस मैम क्लियर है। डेफिनेशन क्लियर है? यस मैम क्लियर है। अगर मैं ये सब क्लियर, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाक से, और फिर हम इन दो एग्जांपल्स को लेके और क्लासिफाई करते हैं। आउट। देखो बेटा, मैं एग्जांपल का ऊपर लिख दे रही हूँ क्योंकि मुझे इनके बारे में और डिटेल समझाना। तो क्या करना है, मैं पहले इसको ऐसे लिखूंगी जैसे आपको बेसिकली बोर्ड्स में लिख के, या जब आप बुक्स पढ़ोगे वैसे फॉर्म में लिखोगे, इसके बाद मैं दो आयोनाइजेशन आइसोमर बनाऊंगी जैसे मुझे इसको लिखना है। तो अगर मैं इसको ओल्ड फॉर्मूले के साथ लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगी, तो बोर्ड है, अमोनिया है 5, Br है, SO4, राइट। अब मैं आपको बोलूं कि इनके आयोनाइजेशन आइसोमर बनाओ, इससे थोड़ा अपना कंसेप्ट और क्लियर होगा, ताकि आगे जाके आपको दिक्कत नहीं होगी अगर मैं उल्टा भी पूछ रहा हूं। सुना, अब बेटा देखो एक बात, 5 अमोनिया है तो सुंदर पालू ऐसा लग रहा है, एक मेटल है तो मेटल तो बीच में रहता है, और ये रहा अपना कोऑर्डिनेशन स्क्वायर। ओके, मैंने बोला न्यूट्रल मॉलिक्यूल का चेंजेस नहीं होना है, मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो लिगेंड ही बनेगा। क्लियर है? कितने लिगेंड बनेंगे न्यूट्रल मॉलिक्यूल के? 5 लिगेंड बनेंगे, ठीक है। और एक बात और बेटा, जब भी कभी आयोनाइजेशन आइसोमर बनाते हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होता है। अगर मेटल अभी 6 लिगेंड लगाए हैं तो आयोनाइजेशन स्क्वायर में भी 6 लिगेंड ही लगेंगे, उसके स्क्वायर के लिगेंड चेंज नहीं होते हैं। मैं सिंपल बोलूं उसकी सेकेंडरी वैलेंसी चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो एक बार मैं क्या करूं, Br को अंदर रख दूं, और कौन बाहर जाएगा? सिंपल सी बात है, SO4 बाहर जाएगा। अब की बार क्या हो सकता है, देखो ये तो मेटल है, बाहर जाने से रहा, न्यूट्रल लिगेंड है, बाहर जाने से रहा। क्यों बाहर जाने से रहा? क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड कभी भी सोल्यूशन में कोई आयंस नहीं देंगे, वो सेपरेट आउट कैसे होगा पता नहीं चलेगा, इसलिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल को बाहर भेजने से कोई फर्क पड़ता भी नहीं। ओके, आयन एक बार क्या करो, इसको कर दो, दैट मीन कोबाल्ट बीच में, अमोनिया 5, SO4 अंदर, Br बाहर। तो यहां से आपको 2 आइसोमर बनाने आ गए, दैट मीन इस मॉलिक्यूल के, इस कंपाउंड के 2 आइसोमर एडजस्ट करते हैं। क्या ये बात क्लियर है? यस मैम क्लियर है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती है, क्योंकि ये जो अपना एग्जाम्पल ना, ये बहुत कुछ लेके पैदा हुआ है। कैसे बेटा, एक बात बोलो, आपने मतलब सल्फेट टेस्ट और ब्रोमाइड टेस्ट के बारे में सुना है?
नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आज वो भी सुन लोगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी कर लेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आया है और एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आया जो हम पढ़ने वाले हैं। कैसे बेटा एक बात बताओ, मैं सिमिलर यही कर रही हूं। कैसे? अगर मैं बोलूं कि इस कंपाउंड का एक बार रिएक्शन BaCl2 से करवा दो, राइट, और इसी कंपाउंड का एक बार रिएक्शन AgNO3 से करवा दो, बेरियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का दोनों का एक बार रिएक्शन करवा के देख लेते। अब एक बात बोलो बेटा, अगर मैं इसको बोलूं तो कैसे टूटेगा? बेरियम 2 प्लस 2Cl नेगेटिव। क्या ये बात क्लियर है? अगर मैं इसको तोड़ू तो कैसे टूटेगा? Ag+1 प्लस NO3 नेगेटिव। अब 1 पॉजिटिव SO4 के साथ रिएक्ट करेगा क्या? क्या AgSO4 जैसा कोई कॉम्प्लेक्स सुना है? नहीं सुना है। क्या BaSO4 जैसा कोई कॉम्प्लेक्स सुना है? यस मैम सुना है। BaSO4 तो आराम से एग्जिस्ट कर सकता है और बनेगा भी, क्योंकि बेरियम का 2 प्लस SO4 का 2 नेगेटिव बैलेंस कर जाएगा। मैंने समझाने लिखा है, मैं साफ कर दूंगी ताकि आपका बोर्ड क्लियर दिखे। ओके, दैट मीन अगर इस कंपाउंड का रिएक्शन BaCl2 से करवाओगे तो आपको BaSO4 का PPT मिलेगा, विच इज व्हाइट इन कलर। क्या मिलेगा? व्हाइट PPT मिलेगा। दैट मीन ये कंपाउंड सल्फेट टेस्ट देगा किसके साथ में? BaCl2 के साथ में। मतलब यहां में लिख दू गिव सल्फेट टेस्ट। ओके, ऑन रिएक्शन विद AgNO3 नो रिएक्शन। क्या ये बात क्लियर? ये कलर भी याद रखने का है, बिकॉज कलर से भी क्वेश्चन आइडेंटिफाई हो जाता है हमारा। कलर यहाँ पे मेन रोल अदा करता है। ओके, सिमिलरली मैं अगर इसकी बात करूं, मैं फिर से इसके 2 कॉलम बनाऊं इस कंपाउंड के, ये रहा ये रहा। मैं एक बार इस कंपाउंड की रिएक्शन BaCl2 से करवा दूं, ओके, और एक बार अपना भाई AgNO3 से करवा दूं। अब सुनना बेटा एक बार, क्या BaBr जैसा कोई कंपाउंड मिला है आपको? नहीं। BaBr2 जैसा मैम वो PPT वगैरह तो नहीं देता है, तो इस कंपाउंड के बारे में कोई बात नहीं करते, लेकिन एक बहुत आसान सा कंपाउंड है AgBr, और इसी के जैसा एक और सुनता है आपने AgCl। AgCl का PPT तो 10th में हमने इतनी बार सुना है कि रट जाता है, राइट। सिमिलरली AgBr का PPT सुना है हमने। दैट मीन क्या करेंगे हम यहाँ पे, जब रिएक्शन इससे करवाएंगे तो देखो ध्यान से क्या बनेगा, AgBr। और क्यों बन रहा है? क्योंकि जैसे ही ये जा रहा है तो ये Br अपने आप छोड़ देता है, क्योंकि वो प्राइमरी वैलेंसी होता है, और NH3 जाके उसको बैलेंस कर लेगा जाके। और BaCl2 के साथ में नो रिएक्शन, नो PPT, राइट। AgBr का PPT कैसा होता है? पेल येलो। अभी मैं इसके बारे में थोड़ा बात बताऊंगी आपको। मैं यहाँ पे येलो लिख रही हूँ, येलो PPT। अब बेटा देखो, बोर्ड्स में अगर क्वेश्चन आता है तो इसको पेल व्हाइट मानते हैं, क्योंकि पेल मतलब बहुत हल्का सा। अब पेल व्हाइट क्रीमी जैसा हो जाता है, क्रीमी कुछ येलो जैसा हो जाता है, तो इसके कलर में थोड़ा सा है प्रॉब्लम, क्योंकि बोर्ड्स में जब आप लिखे मिलते हो तो आप बोलेंगे आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है जगह व्हाइट PPT, राइट, या पेल व्हाइट PPT, या अगर आपने एंट्रेंस में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको बोला येलो PPT, राइट। तो इसके कलर को लेकर थोड़ा वो मत करना। आप अगर पेल येलो भी बोलोगे तब भी वो व्हाइट जैसा होगा, राइट। तो मैं बोलूंगी पेल येलो करके याद रखो, एक प्रॉपर वर्ड है। सॉरी, पेल येलो, दैट मीन बहुत हल्का सा येलो। क्या ये बात क्लियर है? अब सुनो, this reaction gives sulfate test, BaSO4 white PPT, this compound gives bromide test which is pale yellow PPT AgBr। क्लियर है? मतलब अगर मैं लिखूं this compound react with beryllium 2 plus give BaSO4, this compound react with Ag plus no reaction, right, this compound react with Ba2 plus no reaction, this compound react with Ag plus, yes, AgBr pale yellow PPT। क्या ये बात क्लियर है? पक्का क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो एक दो क्वेश्चन करने के बाद, एक दो और इक्वेशन करने के बाद हम इसके सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। एक फाड़ू क्वेश्चन भी है हमारे पास आज आपके लिए, जो मस्त कॉन्सेप्ट बताता है। चलो ओके, तो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, बड़े आसान से एग्जाम्पल है, अभी अपन पढ़ लिया, एक बार कर लेंगे। कैसे? देखो, अब मैं बोलूं कि इस वाले का आयोनाइजेशन आइसोमर बता दो, तो बताओ क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। किसको चेंज करना है? ये तो पापा न्यूट्रल है, इसको तो नहीं टच करना है। कौन टच कर जाएगा? Cl क्या है? निगेटिव। मतलब अब की बार जिसका आयोनाइजेशन आइसोमर बनेगा वो क्या बनेगा? Cl बाहर जाएगा और NO2 अंदर आएगा। अब एक बात बोलो, क्या दोनों Cl बाहर जाएंगे? बोलो, सोचो। अभी मैंने एक बात बोली थी, अगर वो बात तुमने ठीक से सुनी होगी तो तुम उसका जवाब बहुत अच्छे से दे दोगे।
मैं बोल रही हूँ एक Cl बाहर जाएगा, और क्यों जाएगा? बिकॉज थोड़ी देर पहले मैंने बात बोली थी कि इसकी सेकेंडरी वैलेंसी चेंज नहीं होगी, जितने नंबर ऑफ लिगेंड लगे हैं उतने नंबर ऑफ लिगेंड लगे रहेंगे, क्योंकि इसके पास 4 तो 6 लिगेंड है और इसके पास भी 6 लिगेंड है। दोनों Cl2 को बाहर भेज दोगे तो लिगेंड 5 हो जाएंगे और वो आयनाइजेशन आइसोमर नहीं बनेंगे, राइट? क्लियर? ओके, तो बनेंगे इसके डन, क्योंकि तीसरा टाइप का लिगेंड नहीं है, कि हम यहाँ देखते हैं कितने टाइप के सोल्यूशन आयंस देगा। एक टाइप जो NO2 वाला आयन देगा और दूसरा टाइप क्या है जो Cl वाला आयन देगा। तो दोनों Cl में से कोई भी Cl बाहर ले जाओगे वो सिंपल एक ही Cl नेगेटिव वाला आयन देगा, तो वो अगर दूसरा लेके जाओ तो अलग नहीं हो पाएगा। नाउ कम टू दिस वन। ओके, अपन को क्या करना है, फिर से इसका आयोनाइजेशन आइसोमर बनाना है। तो देखो बेटा कितने लिगेंड है अंदर, 6, मतलब जो आइसोमर बने लिगेंड कितने होने चाहिए, 6। तो क्या करोगे, अब की बार दोनों Br2 को अंदर ले आओगे और दोनों Cl2 को बाहर दे दोगे, क्योंकि एक बार जो होगा सोल्यूशन वो Br देगा और दूसरी बार जो सोल्यूशन आयन देगा वो क्या देगा, Cl आयन देगा। क्या ये बात क्लियर है? यस मैम, वो बोर्ड नहीं है, प्लैटिनम Br2 अपना अमोनिया 4 एंड Cl2। दैट मीन एक बार ये कंपाउंड 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ में Br2 वाला आयन देगा, और ये वाला 6 कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं किया अपन ने, क्या देगा, 2 Cl2 देगा या Cl आयन देगा। क्या ये बात क्लियर है? यस मैम क्लियर है। नाउ कम टू दिस वन। मजेदार क्वेश्चन है। क्या मजेदार क्वेश्चन है? क्योंकि अभी तक हम जितने भी एग्जांपल्स पढ़ रहे थे हम ये देख रहे थे कि जो आइसोमर बन रहा है वो 2 बन रहा है। तो क्या ये बात फिक्स है कि जो आइसोमर बनेंगे वो 2 बनेंगे? बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। हमारे पास जितना टाइप के आयन एक सोल्यूशन में दे सकता है वो कंपाउंड, उतने टाइप के आइसोमर बनेंगे। जैसे थर्ड, जैसे अभी तक हम जो पढ़ रहे थे हमारे पास सिर्फ एक आयन अंदर था और एक आयन बाहर था, उसी का इंटरचेंज कर रहे थे। अब की बार देखो बच्चों, 2 आयन अंदर है और एक आयन बाहर है। दैट मीन एक बार ये Cl वाला देगा, एक बार NO2 बाहर जाएगा और तीसरी बार Cl बाहर जाएगा। दैट मीन जितने नंबर ऑफ आयंस अंदर होंगे वो सब एक एक करके एक्सचेंज करके बाहर जाएंगे, तो उतने ही टाइप की आयोनाइजेशन आइसोमर बनेंगे। ये वाला एग्जांपल देखते हैं। अपन के पास एक आइसोमर ये, और देखना इसको काउंट करते हैं, क्योंकि अगर मैं बोलूं इस कंपाउंड के कितने आइसोमर है तो 2 आइसोमर है, क्योंकि कंपाउंड तो ऐसे लिखा होता है ना, CN2 MCl NO2 HCl, राइट? ये कंपाउंड है ना, इसके आइसोमर बता दो तो इसके 3 आइसोमर बनेंगे इसको काउंट करने के साथ में। ओके, नाउ सेकंड वन कैसा बनेगा, कोबाल्ट। En अपना न्यूट्रल होता है, उससे कोई लेना ना नहीं, न्यूट्रल को हम टच नहीं करते हैं। क्या करना है इस बार, Cl को बाहर भेज दो और HCl को अंदर ले लो, NO2 ये लो और Cl बाहर गया। क्या ये बात क्लियर है? यस मैम क्लियर है। नाउ अब की बार क्या करना है, NO2 को बाहर भेजना है। कोबाल्ट En2 En2 HCN Cl, कौन बाहर, NO2 बाहर। देखो तीनों इस वाला HCN आयन देगा, ये वाला Cl आयन देगा, ये वाला NO2 आयन देगा। दैट मीन ये कॉम्प्लेक्स 3 टाइप के आयन देंगे तो उसके 3 आइसोमर बनेंगे। क्या ये बात क्लियर है? अगर ये एग्जांपल क्लियर हो गया तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका होगा। यार ये वाला तो क्या बताऊं मैं, इतना ये अच्छा एग्जांपल बताने के बाद इसको करने में बेइज्जती फील हो रही है। क्या है यहाँ पे, ये तो न्यूट्रल है, एक लिगेंड ये, एक लिगेंड ये, इसको बाहर भेजोगे, इसको अंदर ले आओगे, एक और इसका आयनाइजेशन आइसोमर बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? यस क्लियर है। ओके, अब बढ़ते हैं अपने फाड़ू वाले एग्जांपल्स की तरफ। बहुत मस्त एग्जांपल है, मजा आ जाएगा करके एकदम, और उसमें एक नया कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे अपन, और जो सीखा है उसको अप्लाई करेंगे। तो पहले फाड़ू वाला क्वेश्चन करते हैं, इजी वाला तो अपन वैसे भी कर लेंगे चुटकी में। क्वेश्चन क्या है देखो स्क्रीन पे, अ कॉम्प्लेक्स मेटल हैविंग कंपोजिशन क्रोमियम अमोनिया 4 Cl2 Br। दैट मीन उसने एक ऐसे कॉम्प्लेक्स दे दिया, अपना ओल्ड फॉर्मूला फॉर्म में क्या दिया है, उसके दिया एक क्रोमियम है आपके पास में, तो अमोनिया कितने हैं, 4 अमोनिया है, Cl2 Br। ओके, हैज बीन आइसोलेटेड इन 2 फॉर्म्स A एंड B। दैट मीन ये 2 फॉर्म में आइसोलेटेड हो रहा है, एक फॉर्म इसका A है एक B है, मतलब ये 2 टाइप के आइसोमर टाइप बना रहा होगा कुछ, अभी तो ये पता चल रहा है हमको। द फॉर्म A react with AgNO3, the form A react with AgNO3 give white PPT, yes, give white PPT, precipitate that means PPT, readily solver in dilute aqueous ammonia। मतलब इसी एक ही रिएक्शन अगर आप इसका अगर रिएक्शन आप NH4OH या NH3 से करवाते हो तो क्या करवाएगा, सॉल्युबल है। हालांकि देखना हुआ तक वो क्वेश्चन जरूरत नहीं पड़ी, हमारा क्वेश्चन यहीं से हो जाएगा।
विच इज रेडी सॉल्युबल इन डाइल्यूट एक्वस अमोनिया। ओके, बी क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है तो येलो पीपीटी दे रहा है। ओके, बी रिएक्ट कर रहा है तो येलो पीपीटी दे रहा है। क्या ये बात क्लियर? यस, क्लियर है। उसके बाद अगेन ये क्या कर रहा है, जब रिएक्ट कर रहा है अमोनिया से तो ये भी सॉल्युबल है एक्वस अमोनिया से, ये भी एक्वस अमोनिया से। Write the formula of A and B and state the hybridization of chromium in each. Okay, जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन वाली बात है वो वीबीटी में सीखेंगे, तो इसमें ये पार्ट थोड़ा छोड़ दे रही हूँ। देखो क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में आई थिंक आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी 2001 में। ओके, यस मैम। ओके, अब सुनो, जैसे हमने अभी क्रोमियम वाला सॉरी कोबाल्ट वाला एग्जाम्पल जो हमने पहला एग्जाम्पल पढ़ा था, वहां पे कुछ बातें पढ़ी थी, बस उन्हीं बातों का यूज करना है आपको। इसीलिए मैंने बोला फॉलो एग्जाम्पल, क्योंकि बहुत मस्त एग्जाम्पल है, लैंग्वेज बहुत बड़ी है, अटपटा सा क्वेश्चन लगता है, अकस्मात से चीजें आती, बट अगर हमको हमारी बात समझ आ गई तो मैं अपना ए और बी तो आराम से मिल जाना है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन कराऊं ना कराऊं कोई फायदा नहीं है। देखो कैसे ध्यान से, अगर मैं बोलूं ये Cl2 वाला कॉम्प्लेक्स है, इसके ए और बी बनाने हैं, तो हमारी ए और बी की बात तो यहीं से मिल जानी है। कैसे? मैंने बोला था ध्यान रखना येलो पीपीटी जैसा कुछ है, राइट? क्या बना था हमारा AgBr का येलो पीपीटी बना था कि नहीं बना था? तो क्या ये समझ नहीं आ रहा है कि एक बी वाले में हमारा क्या रहेगा, Br बाहर रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ए वाले में कौन बाहर रहेगा, Cl बाहर रहेगा। क्या इतनी सी बात से हमारा ये क्वेश्चन हो नहीं जा रहा है? यस मैम, हो तो जा रहा है, लग तो रहा है। दैट मीन ए में क्या है, Cl बाहर है, क्योंकि व्हाइट पीपीटी देता है, हमको पता है कि AgCl व्हाइट पीपीटी देता है, और आज ही हमने पढ़ा कि AgBr कैसे देता है, पेल येलो या येलो पीपीटी देता है। क्लियर है बात? यस मैम, क्लियर है। दैट मीन बी तो हमारा ये पक्का श्योर है कि यही होने वाला है। क्या आएगा, Cl2 अंदर। बट फिर भी हमारी मन की शांति है, और हमको मन की शांति के लिए आगे वाला क्वेश्चन करना है। मुझे इतना बता दो, क्या इतनी बात इस पॉइंट से क्लियर नहीं हो गई थी? यस, हमें ऑब्जेक्टिव में यही अप्रोच रखनी होती है, राइट? हालांकि ये क्वेश्चन था वो रिटन था, बट अगर इसमें कोई ऑब्जेक्टिव आता और ए और बी पूछता आपसे, ए और बी पूछता, तो क्या ए और बी तुरंत नहीं बता दिए थे आपने? और हाइब्रिडेशन कैसे फाइंड करते हैं वो वीवीटी में हम लोग सीखेंगे, इसके लिए ये वाला पार्ट मैं भी आज छोड़ूंगी, लेकिन फिर भी हमारा एक्वस वाला पार्ट है वो क्लियर हमको करना है। तो मैंने मान लिया कि ये आपके कॉम्प्लेक्स निकले, राइट? और इसका रिएक्शन करवाना है, दैट मीन मैं अगर इसका रिएक्शन करवाऊं, किधर लिखूं, इधर लिखूं, मैं इसको हटा दे लूंगी। ओके, क्वेश्चन फॉर्म हो गया। अगर मैं इसका रिएक्शन करवाऊं पहले वाले का एक्वस अमोनिया से, मतलब NH4OH से, सॉरी AgO3 से, तो हमको क्या मिलेगा, AgCl। अब AgCl का रिएक्शन कैसे करवाना है, एक्वस अमोनिया से। एक्वस अमोनिया आप ये लिख सकते हो, पानी से रिएक्ट कर गया तो 2NH4OH। क्या ये बात क्लियर है? जब ये कंपाउंड बनेगा, इसका रिएक्शन करवाओगे, तो आपको जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा, Ag के साथ में 2 अमोनिया 1 Cl प्लस वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है, राइट? ये क्वेश्चन बता दे रही हूँ, आपके काम आएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया होगा। सिमिलरली अगर मैं AgO3 की रिएक्शन करवाऊं तो हमको क्या मिलेगा, AgBr। अब इस AgBr का फिर से रिएक्शन करवाया NH4OH से, क्योंकि एक्वस अमोनिया में वो वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करके NH4OH बना सकता है। कैसे यार, बड़ा आसान है। अमोनिया है, पानी है, पानी टूटेगा H प्लस और OH माइनस में, ये अमोनिया जब ये लेगा तो क्या बनाएगा, NH4 पॉजिटिव, तो ये OH नेगेटिव, इसको बैलेंस करने के लिए NH4OH बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? एक्वस अमोनिया में ये बनना आसान है, पक्का? यस मैम, पक्का। तो सिमिलरली जैसे ये वाला बनेगा वैसे ये वाला भी बनेगा, और क्या बनेगा, Ag अमोनिया ट्वाइस Br प्लस वाटर मॉलिक्यूल अलग। तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल है वाटर में, और वो कॉम्प्लेक्स भी सॉल्युबल है वाटर में। हमारे लिए अच्छी बात ये है कि इन कॉम्प्लेक्स का नेम नहीं पूछा, बल्कि पूछा कि कॉम्प्लेक्स वो सॉल्युबल है, तो इसका रिएक्ट करके सॉल्युबिलिटी आती है। क्या ये बात क्लियर है? पक्का। तो ए और बी पूछा था, ए और बी तो हमने पहले ही निकाल लिया था, लेकिन फिर भी है अपने मन की शांति के लिए, क्योंकि रिटन एग्जाम था उस समय, तो अपना काम हो गया। क्या ये बात पक्का क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। अब देखो, ये तो अपना फॉलो क्वेश्चन था, थोड़ा हो सकता है टफ लगा हो आपको, क्योंकि थोड़ा लैंग्वेज था, नई नई चीजें थी, बट एक दो बार अगर ट्राई करोगे सारे क्वेश्चन तो हो जाएंगे। बट अभी मन की शांति के लिए एक दो बढ़िया इजी क्वेश्चन कर लेते हैं, जो हमने पढ़ा है उसको अप्लाई कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन ये स्क्रीन पे आपकी, द आयोनाइजेशन आइसोमर ऑफ क्रोमियम H2O4 Cl NO2 और बाहर Cl, बता दो क्या होगा आयोनाइजेशन आइसोमर। तो बेटा दो आईटी का क्वेश्चन है। अब मुझे बता दो कि आयोनाइजेशन आइसोमर कैसे निकालते हैं, जहां पे एक्सचेंज ऑफ लिगेंड। पहला ऑप्शन देखो, CrH2O4 O2N Cl2। मैम एक और Cl बाहर चला गया,
और यहाँ अंदर लिखा है O2N, वहां तो NO2 था, राइट। तो ये जो आएगा वो लिंकेज आइसोमर में आएगा, बताऊंगी मैं आपको। सेकेंड ऑप्शन है आपका CrH2O4 Cl2NO2। यस मैम, ये हो सकता है क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें Cl बाहर है, जो इसमें ऑप्शन में है उसमें क्या है, NO2 बाहर है। नाउ थर्ड वन में भी देखो Cl बाहर है, मतलब नहीं होगा। फोर्थ वन में H2O बाहर है, यार H2O तो बाहर भेजेंगे नहीं हम आयनाइजेशन में, वो तो हो ही नहीं सकता, न्यूट्रल को तो हम अपनी उसमें औकात में लेके आ रहे थे उसके लिए। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन बी। क्या ये पहचानना आसान नहीं है? यस मैम, बिल्कुल आसान है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आराम से क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आया हुआ है और एक बार नहीं कई बार ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा है, मैंने इसीलिए बोला था वो पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे? गिव वन केमिकल टेस्ट एज एन एविडेंस टू शो दैट कोबाल्ट अमोनिया 5 ClSO4 एंड कोबाल्ट अमोनिया 5 SO4Cl आर आयोनाइजेशन आइसोमर। तो बच्चा, जो हमने शुरू में कहानी पढ़ी थी कि दिस कंपाउंड रिएक्ट विद BaCl2 गिव BaSO4, दैट मीन इट विल गिव सल्फाइड टेस्ट। एंड उधर वाले कोने में लिखा था दूसरा वाला कंपाउंड रिएक्ट विद AgO3 गिव AgBr, दैट मीन इट विल गिव ब्रोमाइड टेस्ट। तो ये दो कंपाउंड में से एक कंपाउंड सल्फेट टेस्ट देता है और एक कंपाउंड सल्फेट टेस्ट देता है और एक कंपाउंड ब्रोमाइड टेस्ट देता है, और दूसरा वाला इंटरचेंज वाले टेस्ट नहीं देते, मतलब ये वाला वो नहीं देगा, ये वाला वो नहीं देगा। समझ आ रहा है? ये वाला वो नहीं देगा। अगर नहीं समझ आया तो मुझे मैंने चार्ट बनाया है, उस चार्ट को देखो, इसी चार्ट को इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देने का है। क्या ये बात क्लियर है? ये बोर्ड्स में क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है, सिर्फ मैंने एक बार का ईयर का उठाया हुआ है। क्या ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो वीडियो के एंड में मिलेंगे आपको, बिकॉज उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और इन सब की बातें भी कुछ ऐड है, लिंकेज भी ऐड है, उस पार्ट को नहीं करवाया। चलो, अब अपना एक पार्ट खत्म, बढ़ते हैं आगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म की तरफ। ओके, तो बढ़ते हैं अपने सेकंड वाले की तरफ, विच इज सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो देखो, इसमें कुछ नहीं बच्चों, अगर मैंने आपको पहले बोला था सॉल्वेंट ले रहे हैं कोई तो सॉल्वेंट बोल देते हैं, अगर वही सॉल्वेंट वाटर ले लिया तो क्या बोल देंगे, हाइड्रेट बोल देंगे। तो दोनों सिमिलर है, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे हम पिछले वाले में क्या कर रहे थे, अपन आयंस का एक्सचेंज कर रहे थे, लिगेंड को उठाया, प्राइमरी वैलेंसी बना दी, प्राइमरी वैलेंसी को उठाया, लिगेंड बना दिया। इसमें हमको पानी के साथ खेलना है, हालांकि सॉल्वेंट और भी है, बट हमारे में जो भी एग्जांपल है वो सब वाटर मॉलिक्यूल वाले, तो अपन पानी बोलेंगे, जल्दी याद होता है अपन को ना। हम पानी के साथ खेल रहे हैं। कैसे? एक बार पानी को लिगेंड बनाया और एक बार पानी को उठा के बाहर फेंक दिया। जब पानी को उठा के बाहर फेंकते तो उसी पानी को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बन गया है। क्या बन गया है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बन गया है। मान लो जैसे आपने लिखा होगा कोई कॉम्प्लेक्स डॉट 2H2O 24H2O ऐसे लिखे मिलते थे हमको ना, जब ऐसे लिखे मिलते थे तो हम क्या बोलते थे कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, राइट। तो हम वही कहानी यहां भी रट रहे हैं कि अगर पानी को उठा के अंदर रखा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में रखा, तो वही लिगेंड बन जाएगा, और मान लो पानी को उठा के बाहर कर दिया तो वही क्या बन जाएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बन जाएगा। बस वही अपन को यहाँ पढ़ना है। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर एग्जांपल समझेंगे, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। The compound having the same molecular formula, अपनी वही कहानी सेम, but different number of solvent molecule present as ligand and free solvent molecule. Different number, जैसे 5 वाटर मॉलिक्यूल अंदर थे, दूसरे वाले में 4 अंदर रह गए और एक बाहर गया। क्या ये बात क्लियर है? यस, अभी और क्लियर होगी। चलो, मैं ऐसे अपना ओल्ड फॉर्मूला ले रही हूँ, CrCl3.6H2 अपना ओल्ड फॉर्मूला है। यस, ओल्ड फॉर्मूला है। अब इसके कितने टाइप के कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं, ये हमने वर्णन में सीखा था, हम वही कॉम्प्लेक्स अपने यहाँ बनाएंगे और देखना हमको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म मिलेगी। पहला अपना कॉम्प्लेक्स कैसा, CrH2O6, जब 6 लिगेंड अंदर आ गए तो बाहर क्या आएगा, Cl3। क्या ये बात क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। सेकेंड ऐसे भी तो बन सकता था, कैसे, CrH2O5, एक Cl अंदर, 2 Cl बाहर, एक पानी बाहर। अभी 6 के 6 लिगेंड अंदर थे, या 6 के 6 वाटर मॉलिक्यूल अंदर थे, तो 6 लिगेंड वाटर मॉलिक्यूल में थे। सेकेंड वाले केस में क्या हो गया, 5 वाटर मॉलिक्यूल हो गए, एक Cl हो गया और एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बन गया। दैट मीन इन दोनों में हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हुई कि नहीं हुई? यस मैम। इसका थर्ड वाला भी तो बन सकता, कैसे, ऐसे, क्रोमियम H2O4, Cl2 अंदर, एक Cl बाहर, डॉट 2H2। अब एक ही बार क्या हो गया, इस वाले कंपाउंड में 4 लिगेंड वाटर मॉलिक्यूल बचे और 2 वाटर मॉलिक्यूल क्या बन गए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बन गए। यही तो बोला था, डिफरेंट नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन कोऑर्डिनेशन स्पेयर एंड आयोनाइजेशन स्पेयर। क्या बात क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। नाउ कम टू द फोर्थ वन। यार अभी एक ऑप्शन और है हमारे पास, क्या, 3 H2O अंदर रहे, तीनों Cl अंदर आ जाएं और 3 वाटर मॉलिक्यूल बाहर चले जाएं। क्या ये बात क्लियर है? कैसे? हमको नंबर ऑफ लिगेंड चेंज नहीं करना है,
या मैं बोलूं सेकेंडरी वैलेंसी चेंज नहीं करनी है। और देखो इनमें किसी में सेकेंडरी वैलेंसी चेंज नहीं हुई है, सबके पास 6 के 6 लिगेंड है। यस 3 वाटर मॉलिक्यूल 6 के 6 लिगेंड है। ओके, बट हमारे सब में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अंदर और बाहर अलग अलग। 6 वाटर मॉलिक्यूल अंदर, 0 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। 5 लिगेंड एज अ वाटर मॉलिक्यूल, 1 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। 4 water molecule as a ligand and 2 water of crystallization, and the last one 3 water molecule as a ligand and 3 water of crystallization। क्या सब के सब अलग अलग हैं? यस मैम, सब के सब अलग हैं। तो सब के सब एक दूसरे के हाइड्रेट आइसोमर। क्या ये बात क्लियर है? यस मैम क्लियर है। लेकिन फिर भी अपन प्रूविंग बिना दिए नहीं चाहते, हर बात की प्रूविंग करते हैं। प्रूविंग कैसी है? जैसे वहां पे हम लोगों ने टेस्ट पढ़े थे, ऐसे यहाँ भी कुछ प्रूविंग। कैसे? अच्छा, मैं अभी डेफिनेशन हटा देती हूँ, आपने आई थिंक छाप ली होगी। यस मैम छाप ली है, बहुत तेज है हम छापने में। यस, फिर हटा देती हूँ मैं। अब देखना बेटा, अगर मैं पहले वाले, मैं इसको यहां लिखूंगी ताकि मुझे अच्छी जगह मिल जाए। अगर मैं इसकी रिएक्शन एक बार AgCl से करवाऊं, राइट, और एक बार H2SO4 से करवाऊं। एक बोर्ड उल्टा तो नहीं दिख रहा है, तो बोर्ड अपना सीधा है ना, हर उल्टे बने। अब बेटा एक बात बोलो, AgNO3 कैसे भूल सकते हैं हम लोग? जब इसका रिएक्शन AgNO3 से करवाओगे तो ये बात हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में पढ़ी थी कि जितने मोल ऑफ Cl प्राइमरी वैलेंसी में होते हैं, जितने मोल ऑफ Cl प्राइमरी वैलेंसी में होते हैं, उतने ही AgCl का फॉर्मेशन मिलता है। क्या ये बात क्लियर है? यस मैम बिल्कुल क्लियर है। 3 मोल ऑफ AgCl मिलेंगे, ये तो हमको पता है। अब अगर H2SO4 की रिएक्शन करवाए तो ये हमारे लिए नया है। मैं आपको बता दूं कि H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेशन मतलब पानी को लेकर उड़ जाए। दैट मीन अगर वाटर मॉलिक्यूल बाहर होंगे तो ये H2SO4 से रिएक्ट करेगा, और अगर वाटर मॉलिक्यूल बाहर नहीं होंगे तो किसी और को टच नहीं करेगा। क्या ये बात क्लियर है? यस मैम क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो मुझे बोलो क्या वाटर मॉलिक्यूल बाहर है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में? नो मैम, दैट मीन नो रिएक्शन। अब कैसे पता चलेगा क्या कि आगे वाले में, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि कितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर हैं और कितने H2 ने रिएक्ट किया कि नहीं किया? तो बेटा मॉलिक्यूलर वेट जैसी चीजें होती हैं, हम क्या करते हैं, पहले हम कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, इसके बाद हम कंपाउंड से रिएक्ट करने के बाद में उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। अगर चेंज आया होगा, जितने का चेंज आया होगा, वो मॉलिक्यूलर वेट से प्रॉपर कैलकुलेशन निकल जाती है। तो इसको क्लियरफाई करने का सबसे बेस्ट वे है मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना। ओके, ये थोड़ी डीप बात थी, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने बता दिया। ओके, नाउ द सेकेंड वन, अगर मैं सेकेंड वाले की AgCl से करवाऊं या AgNO3 से करवाऊं तो कितना मोल ऑफ AgCl मिलेगा? मैम 2 मोल ऑफ AgCl मिलेगा। दैट मीन 2 AgCl यहां से बाहर हो जाएंगे, मतलब मॉलिक्यूलर वेट इसका कम हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? यस मैम बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर H2SO4 से करवाएंगे तो क्या इस बार फिर से नो रिएक्शन होगी? नो मैम, इस बार एक H2O बाहर है। दैट मीन ये H2O लेके निकल जाएगा, ये वाला कंपाउंड बनेगा, मतलब यहाँ पर रिएक्शन होगी। और कितनी रिएक्शन होगी कि एक वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट यहां से कम हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? सिमिलरली इसके साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या मिलेगा? 1 मोल ऑफ AgCl और 2 H2O मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे। सिमिलरली इसका रिएक्शन करवाओगे तो बेटा यहाँ पे AgNO3 से कोई रिएक्शन नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, ये वाला कंपाउंड AgNO3 से रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि एक भी Cl बाहर नहीं है। लेकिन जैसे ही H2SO4 से रिएक्शन करवाओगे तो आपको 3 वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे उस जगह से। दैट मीन जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो बिल्कुल हट जाएगा वहां से। 3 वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट खत्म हो जाएगा या हट जाएगा। क्या ये बात समझ आई? टेस्ट समझ में आए? कैसे क्लियरिफाई करोगे, डिस्प्रेस करोगे कि ये अलग अलग हाइड्रेट आइसोमर्स शो कर रहे हैं? यस मैम समझ आई। मैंने एक कॉम्प्लेक्स उठाया था CrCl3.6 अमोनिया 6 वाटर और मैंने उसको क्लियरिफाई कर दिया 4 हाइड्रेट आइसोमर्स में। क्लियर है? अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं जिसपे क्वेश्चन आए, उसके बाद हमारा हाइड्रेट आइसोमरिज्म भी पैक हो जाएगा। ओके, एग्जांपल क्या है अपना? कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ में Cl लगा है, 2 En लगे, राइट, En टूवाइस, और एक अपना वाटर मॉलिक्यूल लगा है, बाहर 2 Cl बैलेंस कर रहे हैं। कैसे जरा देखते हैं, थोड़ा टाइम दो मुझे। यस, कॉम्प्लेक्स ये है कोबाल्ट, En2Cl, अमोनिया और बाहर 2 Cl, 2 4 5 6 वाई En बाइडेंडेट लिगेंड है कि नहीं? यस मैम है। अब मैं इसका बोलूं कि इसका हाइड्रेट आइसोमर बना दो। क्या बना दो? हाइड्रेट आइसोमर बना दो। तो बोलोगे मैम एक ही तो वाटर मॉलिक्यूल है, उसको क्या कर दो? तो बेटा मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में चेंज आना चाहिए। मैं बोलूं अंदर और बाहर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में चेंज आना चाहिए। अगर बाहर वाटर मॉलिक्यूल ऐसा कुछ नहीं है तो वही तो हमने किया था, एक Cl को अंदर ले आए थे। जो एक वाटर मॉलिक्यूल उसको उठा के बाहर भेज दो। किसने कहा 5 हो गए तब भेजोगे? एक तो है ना, उसको भेज दो बाहर। बस वो लिगेंड में नहीं रहना चाहिए।
चाहिए दूसरे वाले में। तो ये बात क्लियर है। दैट मीन अगर यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल सेकेंडरी वैलेंसी में है तो अगले वाले में वो प्राइमरी वैलेंसी बनना चाहिए, तब जाके आप मानोगे कि उसका हाइड्रेट आइसोमर है। तो बताओ बेटा, यहाँ पे एक ही तो वाटर मॉलिक्यूल था, तो क्या बनेगा, केवल इसका एक और आइसोमर बनेगा। अगर दो होते तो आप देखते क्या कर सकते, राइट। अब क्या किया, ये Cl रहा, एक Cl को अंदर ले आए, क्योंकि भाई एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर भेजोगे तो एक Cl अंदर आएगा कि नहीं आएगा, यस ना, क्योंकि अपना ना इसका ना जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो चेंज नहीं करने का। 4 2 6, क्या बचा, Cl बचा, H2 बन गए, इसके दो आइसोमर बन गए। क्या ये बात क्लियर है, यस मैम क्लियर है। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, CO Cl H2O अमोनिया 4 Cl, राइट। इसका आइसोमर बना दो। फिर से वही केस है कि वाटर मॉलिक्यूल को बाहर ले जाओ, क्योंकि इसमें क्या होगा, सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमरिज्म। तो इसमें हाइड्रेट आइसोमरिज्म स्पेसिफाई होगी कि ये H2O बाहर जाएगा और ये वाला Cl अंदर आएगा। बेटा अमोनिया के एक्सचेंज वाला ऐसा कोई एग्जांपल मुझे मिला नहीं है किसी बुक में, इवन हायर बुक में भी देखा है, आपको कभी मिले तो मुझे जरूर बताना। COCl क्या जाएगा अपना, अमोनिया ये और ये क्या हो गया, क्लियर, यस। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, आप अपन देखेंगे, उसने पूछा है कि कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, क्लियर है। तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म डन। सिंपल अपना नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल देखने का है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अंदर कितने, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाहर कितने। अंदर और बाहर में अगर दूसरे मॉलिक्यूल में चेंज आया है दैट मीन वो उसका हाइड्रेट आइसोमर है, चेंज नहीं आया है तो नहीं है। अब सुनना एक बात, इसमें और आयोनाइजेशन आइसोमर में थोड़ा बहुत टेंशन आ सकता है दिमाग में, कैसे कि यहाँ पे भी आपने लिगेंड का उल्टा सीधा चेंज किया, राइट। बट ध्यान देना, हम वहां पे वाटर मॉलिक्यूल या न्यूट्रल मॉलिक्यूल को टच नहीं करते थे, लेकिन अगर हम लोग न्यूट्रल मॉलिक्यूल को अंदर बाहर कर रहे हैं दैट मीन वो आयोनाइजेशन में नहीं जाएगा। ये बात हम वहां भी कर चुके हैं, वो हाइड्रेट में ही जाएगा, क्लियर है बात, ठीक है। अपना एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। व्हाट काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट बिटवीन CrH2O6 3Cl3 एंड, जो कि वॉलेट इन कलर है, एंड CrH2O5 Cl2.H2O विच इज ग्रेस ग्रीन है, कलर है जो हमने पहले कॉम्प्लेक्स पढ़े थे उनके भी कलर होते हैं, बट हमको याद रखने वो अपने देख लो, क्वेश्चन को देते हैं। लिंकेज आइसोमर, सॉल्वेट आइसोमर, आयोनाइजेशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। चलो हमने दो में पढ़े, अपन दो में कोऑर्डिनेट कर लेते। पहले हमने आयोनाइजेशन पढ़ा था, चेक करो क्या ये आयोनाइजेशन है। मैम 3 Cl3 थे, उसके बाद 2 Cl2 1 H2O बचा, दैट मीन लिगेंड का एक्सचेंज तो हुआ है, बट वो लिगेंड आयंस नहीं थे। वो लिगेंड कौन था मैम, एक वाटर मॉलिक्यूल उठा जो पहले एज अ लिगेंड था, और वही वाटर मॉलिक्यूल उठ के वाटर क्रिस्टलाइजेशन बना, दैट मीन सिंपल है ये सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। क्या ये बात क्लियर है? इतना आसान सा क्वेश्चन आया हुआ है, बताओ इसमें कोई टफ है क्या? नहीं, कोई टफ नहीं है। बट ये जब चारों पढ़ लेंगे तो हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो ये ऐसे चारों में, जैसे अभी हमने दो में कोरिलेट किया, देखो ये नहीं था तो ये वाला था, लेकिन अभी जो बचे हुए दो और पढ़ लेंगे तो और हमारा क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि अच्छा ये तीनों तो नहीं है, दैट मीन ये वाला होगा, ठीक है। तो बेटा आज का जो वीडियो हमारा बहुत लंबा हो गया, वैसे मेरा प्लान ये था कि हम चारों पढ़ेंगे एक साथ, बट जब आप क्वेश्चंस करवाते हो तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो जाता है, और लास्ट में क्वेश्चन कराने वाला मेथड मुझे थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा था, बिकॉज आप कॉन्सेप्ट सारे पढ़ रहे थे, क्वेश्चन लास्ट में कर रहे थे, राइट। तो कहीं ना कहीं यार वो एक कहते ना स्पार्क नहीं आ रहा था, राइट। तो इसी क्वेश्चन बीच में ऐड होने के चक्कर में वीडियो लंबी हो रहा है। तो इसके दो पार्ट है, अपना लिंकेज वाला और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म वाला, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और इसके प्लस उस पूरे टॉपिक क्वेश्चन भी हम उस वीडियो में करेंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद में वो वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो में इसके भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। क्या बात क्लियर है? जल्दी जल्दी वो वीडियो भी अपलोड होगा, बिकॉज ये ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास पढ़ने वाला है। ओके, तब तक ये पढ़ाई करें, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करें, और क्वेश्चन मैं और दे दूंगी आपको, बस मस्त अपना पढ़ना है। लॉकडाउन फिर से बढ़ गया है 17 मई तक, दैट मीन फिर से पढ़ाई करनी है। ओके, तब तक बस पढ़ाई करो, मजे करो, खाओ पियो, बाय बाय।